हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सानवी की पाठशाला। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बीए इंग्लिश लिटरेचर सेमेस्टर 6 पेपर नंबर 15 का यूनिट 2 का द फिश बाय केकी एंड दारूवाला को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग द फिश, ये जो पोएम है उसको देखेंगे ब्रीफ में। देन हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू में द फिश बाय केकी एंड दारूवाला क्या है वो देखते हैं। एंड फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने ऑटोमन सॉन्ग, कोरोमंडल फीचर्स एंड बागमरी पे वीडियोज अपलोड कर दिया है। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जो ये टॉपिक है द फिश बाय केकी एंड दारूवाला, तो आप देख सकते हैं ये है हमारे केकी एंड दारूवाला। ओके, तो इन्होंने इस पोएम को कंपोज किया है। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं इस पोएम को। सो फ्रेंड्स, ये है फिश बाय दारूवाला का पोएम, जो एक फ्लो में लिखी गई है। ठीक है, मतलब इसमें कोई भी ब्रेक नहीं है। तो यह जो पोएम है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि दारूवाला ने इसमें एक फ़िश के बारे में बताया है कि किस तरह से समुद्र की लहरों से एक फ़िश है वो समुद्र तट पे आ जाती है, और वो अपना जो बिना पानी का जो वो तड़पती है, और उसके शरीर में जो जो दिखाई पड़ते हैं लक्षण मरने का, उसके बारे में ये यहाँ पे बताए हैं। इस पोएम में जो दारूवाला है वो जाते हैं अपने फ्रेंड के साथ एक तट पे, एक समुद्र, एक बीच पे, ठीक है, सी बीच पे। तो वहाँ पे एक बड़ी सी मछली को देखते हैं जो समुद्र के लहरों से आके सैंड में चिपक जाती है, बालू में चिपक जाती है। फिर किस तरह से वह मछली स्ट्रगल करती है वापस उस समुद्र में जाने के लिए, उसके बारे में यह पोएम है। तो ये बोलते हैं कि जो फिश है वो कैसे लहरों से आके सैंड में लिपट गई, और जब वो बिना पानी का थी तो वो बहुत ही ज़्यादा तड़प रही थी। उसके शरीर में जो मछली के दाग धब्बे होते हैं वो बना हुआ था, और वो जैसे जैसे डिके हो रही थी, जैसे जैसे मर रही थी, तो उसका जो ग्लिटरिंग आइज था, आँख था, वो स्टोन जैसा होते जा रहा था। फिर क्या हुआ, बाद में समुद्र की लहरें एक बार आई और वापस से उस मछली को अपने साथ लेना चाही, लेकिन नहीं हो सका। फिर समुद्र धीरे धीरे कोशिश किया, मतलब लहरें धीरे धीरे कोशिश की, और लास्ट में वो लहरें उस मछली को अपने साथ लेते गई। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ब्रीफ कि इस पोएम का क्या सारांश है। अब हम लोग पोएम को देखेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। तो चलिए इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो एक बार आप सरसरी निगाहों से देख लें इस पोएम को, जो एक फ्लो में लिखी हुई है। ऐसा लगता है मानो जैसे कि कोई कहानी हो। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हम मेरे हैंड रिटन नोट्स। तो आप ज़रूर से स्क्रीनशॉट कर ले, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा फ्रेंड्स इस टॉपिक से रिलेटेड क्रिटिकल एप्रिसिएशन एनालिसिस थीम्स ऑफ फिश बाय केकी एंड दारूवाला। मतलब आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन इस पोएम का या फिर एनालिसिस पूछा जा सकता है, या फिर वन लाइन स्टांजाज में, जो वन लाइन सेंटेंस में जो पूछे जाते हैं, डिस्कस द थीम ऑफ द फिश बाय केकी एंड दारूवाला। तो इस तरह से कोई भी फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। तो वेरी फर्स्ट आपको लिखनी है अबाउट केकी एंड दारूवाला, जो इस पोएम के पोइट हैं। तो आपको लिखनी है केकी एंड दारूवाला, जिनका पूरा नाम था केकी नासर वांजी दारूवाला। 1937 में इनका जन्म हुआ, 2024 में मृत्यु हुई। वाज एन इंडियन पोइट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर इन इंग्लिश, जो एक इंडियन पोइट एंड शॉर्ट स्टोरी के राइटर थे इन इंग्लिश लैंग्वेज में। ही वाज आल्सो एन इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर, और ये अपने लाइफ टाइम में इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर में भी कार्यरत थे। ही वाज अवार्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड, इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी नवाजा गया था 1984 में। फॉर हिज पोइट्री कलेक्शन, इन्होंने एक पोइट्री कलेक्शन लिखा था द कीपर ऑफ द डेड, तो इसके लिए इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड भी दिया गया था। तो ब्रीफ में लिखनी है इनके बारे में, फिर
आपको द फिश ये जो पोएम है उसके बारे में जो मेन कोटेशन है उसको लिखनी है, मेन पॉइंट लिखनी है। जैसे कि द फिश बाय केके एंड दारूवाला वाज नॉट रिटन एंड पब्लिश्ड इन अ स्पेसिफिक ईयर। मतलब ये जो पोएम है उसे कोई भी स्पेसिफिक ईयर में ना लिखा गया है ना पब्लिश किया गया है, बट इट वाज पब्लिश्ड इन अ कलेक्शन टाइटल अंडर ओरियन इन 1970। लेकिन इसे एक कलेक्शन है, उसका नाम टाइटल है अंडर ओरियन इन 1970, तो इसमें पब्लिश किया गया था। अगर आप याद नहीं कर सकते इतना तो आपको सिंपल से लिख देना है कि इसका कोई भी स्पेसिफिक डेट नहीं है रिटन का और पब्लिश का, ठीक है, अगर आपको याद नहीं होता तो। This poem has no stanzas break, making it one continuous poem to create a continuous flow and a feeling of cascading thought as the poem progress। मतलब इस पोएम का कोई भी स्टांजा है वो टूटा हुआ नहीं है, मतलब एक साथ फ्लो में यह कहानी चल रही है जो रीडर्स को एक उसके माइंड में क्रिएट कर रहा है एक स्टोरी को, ठीक है, उस स्टोरी के फ्लो को, फीलिंग्स को। इन दिस पोएम ड्रैकुला दारूवाला uses many literary devices such as, यहाँ पे डिवाइसेस छूट गया फ्रेंड्स तो आप ऐड कर लीजिएगा, मेन यूजेस मेनी लिटरेरी डिवाइसेस सच एज इमेजरी एंड मेटाफर टू डिस्क्राइब द फिश। मतलब इस पोएम में इन्होंने दारूवाला ने लिटरेरी डिवाइसेस जैसे कि इमेजरी का यूज़ किया, सिमली का यूज़ किया, मेटाफर का यूज़ किया जो डिस्क्राइब करता है एक फिश को, ठीक है। And in this poem, Daruwala describes a fish that has been washed ashore by the tide। और इस पोएम में दारूवाला ने डिस्क्राइब किया है कि किस तरह से शोर मतलब तट पे एक मछली को लाया जाता है और उसके स्ट्रगल को बताया जाता है कि कैसे वो जिंदा रहती है और किस तरह से वो टिके होने लगती है उस तट पे। द पोएम कॉन्ट्रास्ट द नेचुरल ब्यूटी एंड इनहेरेंट पीस ऑफ द फिश विथ इट्स हेल्पलेस स्टेट ऑन द सैंड। और यह पोएम कॉन्ट्रास्ट करता है नेचुरल ब्यूटी को एंड किस तरह से फिश है जो समुद्र तट पे आ जाती है वो हेल्पलेस हो जाती है उस सैंड में और लास्ट में वो मर जाती है। The poem begins with describing the scene as the wave bring the fish in। और इस पोएम की शुरुआत होती है कि एक फिश है वो समुद्र तट पे लहरों के कारण आ जाती है और सैंड में चिपक जाती है। दारूवाला कहते हैं द सी केम इन विथ हर एंड हर कर्व्ड स्नोट। मतलब ये बोलते हैं कि उस समुद्र में लहरों के कारण, टाइड के कारण एक मछली है वो आ जाती है और सैंड में चिपक जाती है। In the initial lines established a strong visual and tactile scene of the fish, focusing on its physical details like its snout and the tin-colored barnacles on its body। मतलब फ्रेंड्स जो इस पोएम का जो इनिशियल लाइंस है उसमें दारूवाला ने बताया है कि किस तरह से जो फिश है वो स्ट्रगल करती है, टेक्टाइल करती है, ठीक है, टेक्टाइल सीन को बताया है और उसके फिजिकल बॉडी के बारे में बताया है कि जो उसका फिजिकल बॉडी है, उस मछली का बॉडी है वो उसकी जो स्नोट है मतलब जो आगे की जो चोंच निकली हुई है मछली की, मुंह है, वो किस तरह से है, ठीक है, उस सैंड में आई तो किस तरह से वो तड़प रही है। एंड मछली के बॉडी में जो बॉडी का जो कलर होता है, जो बार्निकल्स होता है, उसके बारे में बताया है कि यह टिन कलर्ड में है। तो आई होप आप जानते होंगे कि मछली के जो शरीर में जो ऊपरी लेयर होती है गोल गोल टाइप का, उसके बारे में ये यहाँ पे जिक्र किए हैं। फिर आगे है फर्दर, आगे पोइट बोलते हैं रिपीट दैट द सी ब्राउट द फिश इन, एम्फेसाइजिंग द कनेक्शन बिटवीन द सी एंड द फिश। फर्दर ये इस पोएम में बोलते हैं आगे कंटिन्यू करते हुए कि ये जो पोएम है वो एम्फेसाइज करता है कि किस तरह से फिश और सी का कनेक्शन है दोनों के बीच में। द आईज आर डिस्क्राइब एज translucent, hinting at the state of being both alive and not fully conscious of its own demise। मतलब आगे ये बोलते हैं कि जो मछली जो तट पे आई है
वो धीरे-धीरे डिके हो रही है और इस डिके होने का लक्षण दिख रहा है उसकी आई में, क्योंकि पहले जब मछली आई थी तो उसका जो आँख था वो ट्रांसपेरेंट था, मतलब ट्रांसलूसेंट था, पारदर्शी था, सूर्य की किरणें उसके आँख से आर-पार हो रही थी। लेकिन जैसे ही उसकी बॉडी डिके होते जा रही थी तो उसका जो आई है, ग्लिटरिंग आईज़ है जो बहुत ही अच्छी है, वो धीरे-धीरे स्टोन बनते जा रही है। तो यहाँ पे आँख के बारे में ये बता रहे हैं। ये बोलते हैं इस पोएम में, तो कोटेशन आपको ज़रूर से ऐड करनी है, ओके। द सी प्राउड हर एंड हर कर्व्ड स्नोट एंड हर आइज स्टिल ट्रांसलूसेंट। मतलब जो सी अपने टाइट से, अपनी लहर से इस मछली को इस तट पे लाया है, सैंड में जो लिपटी हुई है, उसकी जो मुंह है, स्नोट है, एंड उसकी जो आंखें हैं वो एकदम ट्रांसलूसेंट जैसी है, एंड उसकी जो मुंह है वो कर्व्ड जैसी है, ठीक है। फिर आगे है, in the mid and last of the poem, poet describe fish graying into stone eyes suggest that the progression of death। मतलब आगे ये बताते हैं कि जैसे जैसे ये पोएम आगे बढ़ता है, पोएट डिस्क्राइब करते हैं कि फिश का जो आग था वो अब धीरे धीरे ग्रे होते जा रहा है, लाइक स्टोन के जैसा, क्योंकि वो मछली धीरे धीरे डिके हो रही है। तो जैसे कि कोई मनुष्य या फिर कोई भी लिविंग थिंग की डेथ हो जाती है और वो डिके होने लगता है तो वो भारी जैसा होने लगता है, पत्थर जैसा होने लगता है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे मछली को भी बोल रहे हैं कि जैसे ये मछली का डिके होते जा रहा है, शरीर इसका खत्म होते जा रहा है, वैसे उसकी जो बॉडी है वो स्टोन की जैसी हो जा रही है और आंखें इसकी तो पूरी स्टोन जैसी लग रही है, ठीक है। फिर आगे लिखनी है आपको, and further, poet described the violence of the sea, bringing the fish ashore, slapped her on the land, and then sea's attempt to interact with the fish is presented as a final futile effort। मतलब ये बोलते हैं कि जब सी के तट पे वो मछली आ जाती है और डिके हो जाती है, उसका आँख स्टोन बन जाता है, मतलब पूरी तरह से मछली हेल्पलेस हो जाती है एंड लाइफलेस हो जाती है। तो सी है वो फिर से उससे इंटरेक्ट करना चाहता है। तो यहाँ पे ये बताते हैं कि इस सारे सीन में सी है वो एक वायलेंस का रोल निभा रहा है, वायलेंस बिहेवियर कर रहा है उस मछली के साथ। पहले तो उसे तट पे जाके फेंक लाता है अपनी लहरों से, फिर जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो अपनी तरफ खींचने लगता है। तो पहली जब टाइड आती है, लहर आती है, तो मछली को छू के जाती है, लेकिन जब दूसरी बार लहर आती है तो वो मछली को दोबारा से अपने साथ ले जाती है, ठीक है। तो इस तरह से फाइनल इस पोएम के लाइन्स में उस लहर का जो व्यर्थ इफर्ट होती है, जो शुरू में मछली को अपने तरफ खींचना चाहती है, जब वो जिंदा होती है तो वो फ्यूटाइल एफर्ट होती है, ठीक है। लेकिन जब वो मछली डिके हो जाती है, पूरी तरह से मर जाती है, तो वो लहर आता है और अपने साथ बहा के उस मछली को ले जाता है। तो यहाँ पे तो ये पोएम खत्म हो जाती है, एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलिए दूसरा देखते हैं। आगे आपको थीम बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको लिखनी है, ओके। आपको लिखनी है, इन दिस पोएम ड्रैकुला यूजेस द इमेज ऑफ अ वास्ट अप फिश टू एक्सप्लोर द थीम ऑफ लाइफ, डेथ एंड रेजिलियंस, ठीक है। तो इस तरह से इस पोएम का जो थीम है वो एक्सप्लोर करता है लाइफ का, डेथ का, ओके, एटसेट्रा। फिर आपको लिखनी कंक्लूजन, दस इस प्रकार द फिश बाय केकी एंड दारूवाला कंक्लूड्स विद द लाइफ इज टेम्पररी एंड कनेक्शन बिटवीन ऑल लिविंग बीइंग्स एंड देयर इन्वायरमेंट्स आर प्रोफाउंड। इस तरह से हमें यह पोएम बताती है कि किस तरह से हमें सभी लिविंग थिंग से कनेक्टेड रहना चाहिए एंड इन्वायरमेंट के साथ भी हमें कनेक्ट रहनी चाहिए। सो यहाँ पे आपका ये एक्सप्लेनेशन ख़त्म होती है। तो आप स्क्रीनशॉट फिर से ले लें। तो ये पेज नंबर 1 एंड 2 एंड ये 3। तो आई होप आपने ले लिया होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर ऑफ फिश बाय
केकी एंड दारू वाला। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखे, मैं ज़रूर से रिप्लाई करूँगी। एंड यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करें, क्योंकि आप लाइक नहीं करते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।